वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करने वाले हैं एस्थमा पे, जिसको कुछ लोग एस्थमा भी बोलते हैं, यानी दमा। उर्दू में इसको दमा ही बोलते हैं। तो दमे पे बात करेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम्स पे बात करेंगे, इसके इलाज पे बात करेंगे, इसके प्रिकॉशन पे बात करेंगे और डेफिनेटली थोड़ा सा रमज़ान रिलेटेड भी बात होगी। लेकिन उस पर बात करने से पहले आपको पता है कि हम पोल भी पूछते हैं, लेकिन हम किससे पूछेंगे? हमारे पास कोई तो मौजूद होगा। हमारे पास मौजूद है एक डॉक्टर साहब जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, हेल्थ केयर हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर आसिम नसीम साहब। हाय डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। रमज़ान कैसे जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नींद नहीं आती आपको? अभी हम वैसे नींद की बात कर रहे थे कि हम लोग को बहुत नींद आ रही है आजकल। तो आप इतने फ्रेश कैसे हैं डॉक्टर साहब? रूटीन के हवाले से जाहिर सी बात है कि डेली रूटीन होता है, इसमें आपको मॉर्निंग में अपने काम पे जाना पड़ता है। आप सहरी के बाद सोते हैं? जी हाँ, मैं सोता हूँ। सहरी के बाद कब सोते हैं? फौरन सहरी करते ही सो जाते हैं? जी हाँ, सहरी के बाद नमाज पढ़ के आप तकरीबन सोएं तो 1-1.5 घंटे का आपको 2 घंटे का फ्रेश थोड़ा मार्जिन मिल जाता है जिसमें आप फ्रेश हो सकते हैं। अगला 4-5 घंटे या 6 घंटे की आपकी जो मसरूफियात होती हैं उसको तो कंटिन्यू कर सकते हैं उसके लिए। ओके, ठीक है। डॉक्टर साहब इसलिए फ्रेश है कि डॉक्टर साहब सहरी के बाद सो जाते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले करेंगे पोल का सवाल, फिर हम आगे बातें करेंगे। सर, हमारा पोल है, अफ्तार के बारे में आप कितना कॉशियस हैं, पहले हमें ये बताएं। अफ्तार के बारे में देखिए, कॉन्शियस होना चाहिए। पहला मरहला उम्र के किस हिस्से में अफ्तार की टेबल में क्या क्या रखा है, उम्र के किस हिस्से में आप शामिल इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप यंगर एज में मौजूद हैं, जिस वक्त इस वक्त यानी कि 25-30 की एज है, तो यकीनन हर चीज़ आपको दिखाई देती है और आपका दिल चाहता है सब खा लिया जाए और यकीनन कर लेना चाहिए। लेकिन एक ख़ास सर्टेन एज को क्रॉस करने के बाद ये अपनी फिजिकल अपीयरेंस के साथ फिर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है। ये तो कौन सी खास सर्टेन एज है जिसकी क्रॉस होने की बात हो रही है? डिपेंड करते हैं। अगर हम मेडिकली लैंग्वेज में बात करें तो हम 35 और 40 की रेंज जैसी कहा जाता है कि जिसके बाद हमें ज़रा चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। जैसे हमने कहा और आप बात करती रहती हैं, चिकनाई वाली चीज़ें, ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें, शुगर्स के हवाले से मना करते हैं। आप 35 के हो, 40 के हो या 5 ग्रेजुअली एक एज की बात कर रहा हूँ मैं। इसके ऊपर इस एज से नीचे हमें चीज़ें ज़्यादा दिखाई नहीं देती, वॉश नहीं करती या हम उसको समझने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन एक जगह आती है हमें कोशिश होना चाहिए, तो यकीनन मैं भी हूँ और होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने साथ साथ अपना एज ब्रैकेट हमें बता दिया। जी बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम अपने सवाल करते हैं। बुफे इफ्तार आप प्रेफर करते हैं? जी नहीं। क्यों? उस पर तो इतनी वैरायटी मिल जाती है आपको। देखिए, हर पर्सनल अपनी अपनी इंटरेस्ट की बात होती है, लेकिन मेरे नज़दीक जब खानों में बहुत ज़्यादा वैरायटी हो तो आपके साथ बहुत ज़्यादा मार्जिन आ जाते हैं, आपकी इश्तहा बढ़ जाती है, आपकी जो भूख की ख्वाहिश है वो बढ़ जाती है। उस हवाले से आप जो चीज़ें ना भी खाना चाहें सिर्फ इसलिए कि वो सामने मौजूद हैं, दिखाई दे रही हैं, अच्छी लग रही हैं और इफ्तार का वक्त ज़ाहिर है उस वक्त भूख भी लग रही होती है, तो वो सारी चीज़ें जो शायद आप ना भी खाना चाहते हो लेकिन उस वक्त एक इंटेंसिटी में वो आप खा जाते हैं या उसमें आप कर लेते हैं। तो मैं तो कोशिश करता हूँ या मैं समझता हूँ कि जी लिमिटेड वर्जन होना चाहिए ग़िज़ा का, उसमें आपके पास ज़रूर अपनी मर्ज़ी के ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन ये कि इतना हो कि आपको कंट्रोल दिखाई दे, आपने अपने आप को भी इम्तिहान में ना डालना चाहिए। तो आपको क्या लगता है अफ्तार के टेबल पे कितनी अमाउंट की चीज़ें कितनी पड़ी होनी चाहिए? कितना नंबर क्या होगा उनका? नंबर मैं समझता हूँ कि एक जिसका हम इसी बात में हम बात करते हैं कि हम फॉलो करना चाहिए इस पर कि हम पहले तो रोज़े की हम वही बात कर लें, रोज़ा रखते क्यों है? रोज़ा इसलिए नहीं रखा जाता कि इफ्तार में हम जी भर के खाना खाएं। Exactly. रोज़ा इसलिए रखा जाता है कि भूख का एहसास हो, आपके जिस्म का और रूह का जो रिश्ता है उसके दरमियान जो एक बैलेंस कायम हो। तो कहीं से भी इफ्तार का ताल्लुक, जैसे आपने सवाल किया कि कितनी टेबल पे चीज़ें होना चाहिए, इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि आपका इतना हो कि आप एक अच्छे तरीके से इफ्तार करें, भूख ख़त्म हो उसके लिए, और जो लिमिटेड ग़िज़ा आप हमेशा लेते हैं वही ली जाए। रमज़ान में होता ये है कि हम सारा दिन तो भूखे रहते हैं, लेकिन शाम में हमारी टेबल इतनी भरी हुई होती है कि वो जो सारा कंपनसेशन हम रूहानी तो अपनी जगह, लेकिन जिस्मानी और मेडिकली जो हम कंपनसेट करने जा रहे होते हैं वो सारा हम लोग ज़ाया कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में तो जिससे हम कहा जाता है कि एक मीठी चीज़ जिसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, एक दरमियानी दर्जे का खाना जिसे हम रूटीन में दोपहर में या रात में खाते हैं, और थोड़ा सा पानी या इस तरह की चीज़ें जिससे हम जाते हैं वही होना चाहिए। मैं इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं करता, जैसे हम कहते हैं कि हमारे एक कल्चर है पकौड़ों का और इसका, उससे मेरा ख्याल है थोड़ा सा लिमिट होना चाहिए। आप क्या खाते हैं अफ्तार में? यही चीज़ है? डेफिनेटली ये चीज़ है। पकौड़े, चना चाट, फ्रूट चाट। जी हाँ, ये ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल होते हैं, वो भी जाते हैं, लेकिन हाथ को रोकना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा चख लेना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी पर्सनली बात की कि मुझे वो खानों में बहुत ज़्यादा
गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं है। हर एक का अपना अपना अंदाज होता है उसमें। डॉक्टर साहब का बड़ा बैलेंस्ड आंसर है एंड आई होप सब लोग इसी तरह फॉलो क्या करें। अफ्तार में वो जो हम लोग की डिशेस की लाइन लगी होती है और कंपटीशन होता है कि यहाँ पे इतनी डिशेस हैं तो इतनी डिशेस हैं, ये हमारे अगेंस्ट जा रहा होता है। एक्चुअली अगर हम इसे सोचे समझे, डॉक्टर साहब ने कहा इतनी चीज़ें पड़ी होंगी तो दिल भी चाहेगा खाने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ना अपने टॉपिक की तरफ आते हैं विच इज़ एस्मा। डॉक्टर साहब, एस्मा या एस्थमा डिपेंड करता है आप कहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि एस्थमा इस लफ्ज़ है बेसिकली इसे हम इस्तेमाल करते हैं। एस्थमा एक सांस की नालियों की बेसिकली इसे डिजीज़ कहना चाहिए। एक सीने का मर्ज़ तो नहीं कहेंगे, इसे सांस की नालियों का मर्ज़ कहा जाता है। रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है ये, जिसमें किसी ख़ास वजह से, चाहे वो वजह एक्सटर्नल पॉलन्स हो, एक्सटर्नल एलर्जेंस हो, या कोई इंटरनल चीज़ हो, या आपका जेनेटिक डिसबैलेंस हो, या कोई इन्फेक्शन हो, आपकी सांस की नालियों में तंगी पैदा हो। जेनेटिक डिसबैलेंस, जेनेटिक आपका बेसिकली प्रोफाइल होता है इंसान, उस पर भी हो सकता है। एक्सटर्नल कोई आपके पास एलर्जेंस है जिसकी वजह से हो सकता है। मौसम चेंज हुआ, आपके बहुत ज़्यादा खुशबू, बहुत ज़्यादा मिट्टी, बहुत ज़्यादा डस्ट कहीं से फील किया आपने, किसी ने आपके सामने स्मोक किया। इंटरनल एलर्जेंस जो घरों में होते हैं, जैसे कॉकरोच हुए, जैसे हाउस डस्ट माइट्स हुई, जैसे पेट्स हुए, इन चीज़ों की वजह से, किसी भी एक्सटर्नल किसी भी फैक्टर की वजह से आपकी वो सांस की नालियाँ जो अमूमी तौर पे नॉर्मल रहती हैं, किसी खास वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन आए, उसे एस्थमा कहा जाता है। और एस्थमा के लिए ज़रूरी है कि वो इन्फ्लेमेशन रिवर्सिबल हो। ये इन्फ्लेमेशन एकदम से डेवलप होती है कि इसके शुरू में कोई और साइन एंड सिम्टम होते हैं, फिर ये इन्फ्लेमेशन की तरफ जाती है, क्या होता है? सीक्वेंस क्या है? अमूमी तौर पे इसमें दो तरह के लोग हम देखे जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको बचपन से ही कभी कभी जो इसमें एस्थमा या सांस की नालियों की तंगी या सांस में लेने में तकलीफ का होना, खांसी होते रहना, थोड़े थोड़े अरसे बाद नज़ले ज़ुकाम का हो जाना, ये पोर्टफोलियो हमें बताता है कि जी एलर्जिक पोर्टफोलियो है आपका। उस एलर्जिक पोर्टफोलियो के साथ हमें बहुत मोहताज रहना पड़ता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ ट्रिगर करती है तो यकीनन वो आपके लंग्स को भी इफेक्ट करेगी। तो ये हम बच्चे देखते हैं, ऑलवेज सम एक्सटर्नल एलर्जन एकदम से बैठे बैठे स्पॉन्टेनियसली आपको शुरू नहीं हो सकता। नॉट रियली है ना, कोई ना कोई एलर्जन ही आके आपको इरिटेट अमूमी करेगा। तौर पे कोई एलर्जन, कोई इन्फेक्शन, कोई गर्ड जिसे आजकल हम कहते हैं, जो रमज़ान के हवाले से हम बात करते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स, अगर उस वजह से अचानक आपके एसिड टच करे तो उससे हो सकता है। मतलब हर वो चीज़ जो लंग सांस की नालियों को तंग करे। ठीक है, बेसिकली हम इसको थोड़ा सा ट्रिगर करते हैं। यू मीन वो गर्ड की जो आप बात कर रहे हैं, एक कॉजेटिंग फैक्टर्स में आती हैं, उसमें यकीनन से आता है। अच्छा, ये भी आपका वो स्टिमुलेट कर सकता है। जैसे खट्टी टकार आपने कहा, तो एक एसिड जो हमारा रिफ्लेक्स होता है, वो एसिड हमारी जो ट्रेकिया के बेसिकली जो हमारे एयरवे को टच करता है, और एयरवे को टच किया, एयरवे इज वेरी सेंसिटिव, तो वो फ़ौरन उसको रिएक्ट करता है उसके जवाब में, क्योंकि उसकी जगह नहीं है एसिड की वहाँ जाने की। तो अगर किसी वजह से भी कोई ट्रिगरिंग फैक्टर आए और इसमें वहाँ जाए तो उससे भी इफेक्ट हो सकता है उसके हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, एलर्जन वो फैक्टर्स होते हैं जो आपका एस्मा जो है इनिशिएट कराते हैं, स्टिमुलेट कराते हैं। एलर्जन्स हम लोग ढूंढ सकते हैं कि पता ही नहीं चलते सारी उम्र क्या है? नहीं, एलर्जन आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खुद ढूंढने पड़ते हैं, और बीइंग ए डॉक्टर हमें लीडिंग क्वेश्चंस करके उसको ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है। अमूमी तौर पे जैसे हम सवाल करते हैं कि एक बंदा आया या कोई खातून या हज़रत आई जिन्होंने बताया कि मुझे एस्थमा अचानक हो जाता है, तो आप कॉजेटिव फैक्टर ढूंढिए कहीं से। पहला सवाल जो अमूमी आम चीज़ें हैं, खुशबू से तो नहीं होता, परफ्यूम को बहुत सारा लगा के आ जाए तो उससे आपको कुछ फील होता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, तो एक फैक्टर ट्रिगर करता है। भी डस्ट या मट्टी, बाहर आप गए रोड पे बहुत ज़्यादा डस्ट मट्टी, ये लीडिंग क्वेश्चन दे के आपको उनको निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। तीसरा, स्मोक के साथ रिलेशन, कि कोई आपके सामने आके स्मोकिंग कर दे या आप स्मोकिंग करें तो उसके बाद तो नहीं होता। चौथा, कि अगर कोई ऐसी जगह है घर में, ख़ास जगह है, जैसे आप किसी किचन में गए, वहाँ पे खाना पक रहा है, उसकी खुशबू है, क्या उस खुशबू से आपको इस तरह की चीज़ तो नहीं होती है। पाँचवीं, घर में कोई नई चीज़ तो नहीं हुई, जैसा कोई रंग वगैरह नहीं हुआ, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं हुई, कोई पॉलिश तो नहीं हुई। तो ऐसी चीज़ें आपको खुद ट्रिगर मतलब ढूंढनी पड़ती हैं, और अमूमी तौर पे हम 80% चीज़ों में हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ें ट्रिगर करें। यकीनन 10-20% चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम यकीन नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे कॉकरोच एलर्जी है या हाउस डस्ट माइट्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है पेशेंट के साथ, और उसके बाद फिर हमें अंदाज़ा हो पाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं उसके लिए, या फिर उसे टाइम देना पड़ता है कि अभी इन चीज़ों में से आप ढूंढिए कि किस चीज़ से होता है शऊरी तौर पे। सही, कुछ करते हैं, कोई पैच टेस्ट भी किए जाते हैं इसके लिए, वो 6 चीज़ों का या 12 चीज़ों का, कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं? देखिए, अमूमी अगर एलर्जी के हवाले ढूंढने के लिए, क्योंकि अक्सर आप खुद नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, एलर्जीज़ के हवालों से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। कुछ इसमें सेंटर्स भी हैं जो हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन बीइंग ए पल्मोनोलॉजी हम जरा इसमें वाज़ेह सेंस रखते हैं कि हमें इन 4-5 चीज़, हमें उन चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए जिन चीज़ों को हम कुछ ट्रीटमेंट भी दे सकें।
अगर मान लीजिए किसी इंतहाई नामालूम चीज़ के साथ भी आपके साथ कोई चीज़ मौजूद है जिससे आपको एलर्जी है, तो आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन हम ये 6-7-8 चीज़ें इससे कर रहे हैं, उससे ताल्लुक होना चाहिए। और फिर हमें चेक करने के लिए कि इस एलर्जी की वजह से आपके लंग्स पे क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग फंक्शन टेस्ट अवेलेबल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे और बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया। छोटी सी ब्रेक है, ठीक है जी बिल्कुल। यस, अभी वापस आते हैं, आप कहीं नहीं जाएगा।